हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10 के साइंस का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड परीक्षा यानी 2024 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग यहां से आप लोग का 10 को क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है स्नेल का नियम क्या है। स्नेल का नियम एग्जाम में हर बार पूछता है कि स्नेल का नियम क्या है। तो स्नेल के नियम को आप लोग बढ़िया से समझिएगा। प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक नियतांक होता है। प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम कहा जाता है। इसे म्यू द्वारा सूचित किया जाता है। म्यू को हम लोग ऐसे बनाते हैं, इसे म्यू द्वारा सूचित किया जाता है। तो म्यू बराबर होता है साइन आई बटा साइन आर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण क्या है। अवतल दर्पण क्या है, यह भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर लिखिए, अवतल दर्पण को परिभाषित कीजिए। तो देखिए, अवतल दर्पण होता है जिस दर्पण का परावर्तक सतह भीतर की ओर धंसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण का परावर्तक सतह होता है वह भीतर की ओर धंसा होता है। जैसे ऐसे हो गया, ये अवतल दर्पण का फिगर हो गया। अवतल दर्पण का नहीं, यह परावर्तक सतह है यह भीतर की ओर धंसा है, इसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण होता है जिसका जो परावर्तक सतह होता है ऊपर की ओर होता है। जैसे ऐसे हो गया, ऐसे हो जाता है उत्तल दर्पण का, और अवतल दर्पण का अंदर की ओर धंसा होता है। अगला क्वेश्चन है अपवर्तनांक क्या है। अपवर्तनांक क्या है, तो अपवर्तनांक को आप लोग बढ़िया से समझिएगा। किसी दो माध्यम के लिए आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। किसी भी दो माध्यम के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात जो होता है एक नियतांक होता है, इसे हम लोग अपवर्तनांक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है दूरदृष्टि दोष से क्या समझते हैं। दूरदृष्टि दोष से क्या समझते हैं, तो वैसा दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती, उसे हम लोग दूरदृष्टि दोष बोलते हैं। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है, उसे हम लोग दूरदृष्टि दोष बोलते हैं। देखिए, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का चश्मे का प्रयोग करते हैं। देखिए, आप लोग ट्रिक से याद रखिएगा। दूर दूर दो अक्षर का है एक और ये दो अक्षर का, तो उत्तल कितना हो गया, 3 अक्षर का। मतलब एक बढ़ाकर चश्मे का प्रयोग करते हैं, यानी 2 अक्षर और उत्तल हो गया 3 अक्षर के, तो 3 अक्षर वाले चश्मे का हम लोग प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष क्या है। निकट दृष्टि दोष क्या है, वैसा दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष होता है इसमें निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देगा लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देगा, इसे हम लोग बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। देखिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस द्वारा दूर किया जाता है। अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। देखिए, निकट आपका यहाँ पर 3 अक्षर का है। निकट कितने अक्षर का है, 3 अक्षर का, और अवतल कितना है, 4 अक्षर का। मतलब एक बढ़ाकर 3 से 4 हुआ, वहां पर 2 से 3 हुआ था। दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है जरा दृष्टि दोष क्या है। जरा दृष्टि दोष क्या है, यह रोग प्रायः बुढ़ापे में होता है। ये जो रोग होता है वह बूढ़े लोगों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसमें क्या होता है सिलियरी पेशी की समंजन क्षमता घट जाती है। देखिए, बूढ़े लोग में सिलियरी पेशी की समंजन क्षमता घट जाती है, और जिसके कारण निकट और दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। जब सिलियरी पेशी की समंजन क्षमता घट जाती है तो दूर और निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, उसे हम लोग जरा दृष्टि दोष बोलते हैं। इसको दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। बाइफोकल लेंस होता है इसमें दूर और उत्तल और अवतल दोनों लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है, उसे हम लोग बाइफोकल लेंस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रिज्म क्या है। प्रिज्म वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन पूछेगा प्रिज्म का फिगर बनाइए और सातों प्रकाश को दर्शाइए और प्रिज्म के बारे में लिखिए। तो प्रिज्म को आप लोग समझिएगा, कांच का बना वह पारदर्शी माध्यम जिसके कोई दो सम्मुख फलक आपस में समांतर नहीं होते हैं, प्रिज्म कहलाता है। कांच का बना वह पारदर्शी माध्यम जिसके कोई दो सम्मुख फलक आपस में क्या होते हैं, समांतर नहीं होते, उसे प्रिज्म कहा जाता है। प्रिज्म हो गया इसका कोई भी दो सम्मुख होता है फलक, वो आपस में समांतर नहीं होते हैं, यानी बराबर नहीं होते, उसे हम लोग प्रिज्म बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है शुद्ध मरपट क्या है। शुद्ध मरपट क्या है, वह मरपट जिस पर सातों रंग स्पष्ट दिखाई देता है उसे शुद्ध मरपट कहते हैं। देखिए, जिस मरपट पर सातों रंग स्पष्ट दिखाई दे उसे हम लोग शुद्ध मरपट बोलते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है किसी प्रिज्म पर और सातों रंग स्पष्ट दिखाई देगा उसको हम लोग शुद्ध मरपट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है अशुद्ध मरपट क्या है। वह मरपट जिस पर सातों रंग स्पष्ट दिखाई नहीं देता है उसे हम लोग अशुद्ध मरपट बोलते हैं। जब सूर्य का प्रकाश अगर प्रिज्म से गुजारेंगे तो क्या होता है, सातों रंग स्पष्ट यानी बढ़िया से दिखाई नहीं देता है, उसे हम लोग अशुद्ध मरपट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है,
जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में उपस्थित कर उसे अवशोषित कर सभी दिशाओं में पुनः उत्सर्जित कर देते हैं। इसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में पड़ता है ना, तो वायुमंडल में जो कण उपस्थित रहते हैं जब उस पर पड़ता है तो वह क्या करता है, कण को सभी दिशाओं में क्या करता है, पुनः उत्सर्जित कर देता है। इसे हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव क्या है? टिंडल प्रभाव क्या है? कोलाइडी द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना को प्रदर्शित करने वाले प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। कोलाइडी द्वारा प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है ना, उसी परिघटना को जो प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करने वाला जो प्रभाव होता है उसी को हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है? तो वायुमंडल में घटने वाले प्रकाश के अपवर्तन को वायुमंडलीय अपवर्तन कहा जाता है। वायुमंडल में जो भी प्रकाश का अपवर्तन की घटना घटती है ना, उसी को हम लोग वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है? प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है। देखिए, प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में, जैसे हवा से जल में जब प्रवेश करेगा तो आपतन कोण का मान क्या होता है, क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है। तो किरण क्या होता है, जो प्रकाश आता है ना, फिर सघन माध्यम में वापस लौट जाता है। इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहा जाता है। प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है, तो किरण फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहा जाता है। तो देखिए, आज के इस वीडियो में टोटल हम आपको 20 क्वेश्चन कराए हैं, लगभग 15 क्वेश्चन कराए हैं। तो 15 क्वेश्चन में से आप लोग लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में रहेगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखकर इसका नोट्स मिल जाएगा आपको। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहां से आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। वहां पर इसका पूरा PDF आप लोग का मिल जाएगा।